2025 का आंकड़ा मैं आपको अगर दूं, जो मौतें अवैध बालू हाइवा अवैध परिचालन के कारण हुई है, तो लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, प्रदीप यादव जी ने अपने लेटर में लिखा था 150 इलीगल हाइवा 150 इलीगल हाइवा जो सनातन घाट से चल रहा है, वो सारे के सारे इलीगल तरीके से चल रहे हैं। कमाई का पासपोर्ट से जो अवैध बालू की उठाव हो रही है, उसके लिए रोकथाम में अपना सहयोग करें। सीबीआई का मामला बनता है। यदि ओनर इसका है, तो ये कौन ऐसा ओनर है जो धड़ल्ले से महालक्ष्मी हाइवा को चला रहा है और सिर्फ बयानबाजी करने से वहां पर जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं आएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस तमाम चीज़ों पर पैनी नज़र रखी हुई है और इसको देखते हुए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया है। जैसा मैंने कहा कि मैंने दो हिस्सों की बात की, एक तो पूरे संथाल में जो डेवलपमेंट चल रहा है कांग्रेस और राजद का, और दूसरा जो पूरे प्रदेश में इलीगल बालू माफिया के लिए, माइनिंग के लिए जो है बार बार चर्चाएं हो रही है कि इसको रोकने का काम ये सरकार नहीं कर पा रही है। अब इसमें तीसरा पहलू ये है कि लगातार संजय यादव जी बयान दे रहे हैं कि यदि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ तो मैं सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दूँगा। बहुत अच्छी बात है, आपका ये स्टेटमेंट स्वागत योग्य है। जो संथाल का एरिया है और खासकर गोड्डा का एरिया है, जहाँ से संजय यादव जी मंत्री हैं और बहुत ही हैवी दमदार मंत्री हैं और स्ट्रॉन्ग मैन, जो कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में वो हैं। मुझे ये दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि वो जब पकड़ की बात आती है प्रशासन पे, तो उसका पकड़ कहीं ना कहीं ढीला सा नजर आ रहा है, और जिसका ये परिणाम है कि विगत 6 महीनों में वहाँ पे बालू माफिया सक्रिय है। उनका ये कहना है कि हम लोगों ने अपने माध्यम से जांच के लिए डीसी को, जांच के लिए डीआईजी को, मुख्य सचिव को और यहाँ तक मुख्यमंत्री को भी लिखा है। मैं उनके जांच में थोड़ा सा सहयोग करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से उनके जांच पे मैं थोड़ा सहयोग करना चाहता हूं। हो सकता है कि ये जांच सही डायरेक्शन में जाए कि नहीं जाए, उस जांच में मैं सहयोग करना चाहता हूं। और जांच में सहयोग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों की यहाँ जिक्र होनी चाहिए। प्रदीप यादव जी ने अपने लेटर में लिखा था 150 इलीगल हाइवा 150 इलीगल हाइवा जो सनातन घाट से चल रहा है, वो सारे के सारे इलीगल तरीके से चल रहे हैं। कमाई का बाकायदा उन्होंने कहा था 18,000 प्रति हाइवा चलता है। उसके हिसाब से अगर एक दिन की कमाई हो तो 27 लाख 28 लाख आती है, और पूरे महीने की कमाई हो तो वो करोड़ों में चला जाता है। वो मुझे लगता है कि 36-27 करोड़ का मामला बनता है। उन सारे 150 हाइवा के ऊपर सिर्फ एक ही नाम रहता है, और वो नाम है महालक्ष्मी का, महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट। ये महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के ओनर कौन है, ये आज तक वहां की जनता समझ कर भी नहीं समझ पाई। महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के ओनर का जब बात आता है तो वहां की जनता आवाज तक उठाने में डरती है, क्योंकि यदि उनको लगता है कि आवाज उठाए तो वही महालक्ष्मी के नीचे आकर उनकी मौत ना हो जाए। और यही महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट 150 से ज्यादा हाइवा सनातन घाट से उठाता और अन्य घाटों की चर्चा हम छोड़ देते हैं। अब मंत्री जी को मैं आग्रह करता हूं कि इस महालक्ष्मी हाइवा के मालिक की खोज करें और महालक्ष्मी हाइवा ट्रांसपोर्ट से जो अवैध बालू की उठाव हो रही है, उसके लिए रोकथाम में अपना सहयोग करें। और जैसे ही मंत्री जी महालक्ष्मी हाइवा के ट्रांसपोर्टेशन को रोकने में सफल हो जाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि गोड्डा में, संथाल में इलीगल बालू का उठाव बंद हो जाएगा। अब मंत्री जी बोलेंगे कि मुझे इसकी जानकारी तो है नहीं कि महालक्ष्मी कौन है, कहाँ है। तो मैंने जो लोकल न्यूज़ मीडिया है जिनका आप तक रीच नहीं हो पाता है, आपको नहीं पता चल पाता है, तो कुछ ऐसे लोकल न्यूज़ मीडिया से जब मैंने बोला तो उन्होंने उसकी छानबीन की और कुछ न्यूज़ चला। आप 2 मिनट उस क्लिपिंग को देखिए और देखिए कि किस प्रकार से गोड्डा के घोड़ीचक और गोड्डा के धर्मोडी में एक बाज़ार सस्ता है, जहां पर महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट की संख्या, जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, वो लगातार
वहाँ पर बालू का इलीगल माइनिंग का जो है दुकानदारी करती है और उसको बेचने का काम करती है। अगर आप इस चीज़ को स्पष्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इन सब सारी जांचों के बीच में यदि हम लोग महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट का ओनर का पता लगा देते हैं और अवैध खनन जो वहाँ हो रहा है उसका हम लोग पता कर देते हैं तो ये पूरा विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। जब पूरा झारखंड कोरोना से जूझ रहा था और जो आंकड़े हम लोगों के पास प्राप्त हुए थे कि पूरा कोरोना काल में 5,331 मौतें हुई थी जो रजिस्टर्ड थी। लेकिन ये राज्य का दुर्भाग्य है और इस चीज़ को प्रेस मीडिया के माध्यम से आम जनता तक भी पहुंचना चाहिए कि पूरे कोरोना के पीरियड में जो 2 साल तक चला, जहां 5,331 मौतें हुई जो रजिस्टर्ड थी, दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में प्रति वर्ष हाईवा के टक्कर से, अवैध बालू के टक्कर से, अवैध ट्रैक्टर के टक्कर से, वाहन से, उससे कई ज़्यादा मौतें हो रही हैं। 2025 का आंकड़ा मैं आपको अगर दूं, जो मौतें अवैध बालू, हाईवा, अवैध परिचालन के कारण हुई है, 4,200 लोगों की मौत हुई है 2025 में। 2024 में 3,659, 2023 में 4,173। यानी कि अगर इस 3 साल के आंकड़ों को आप मिला लें तो कोरोना काल में जितना मौत नहीं हुआ था उससे ज़्यादा मौत आज सड़क पर ये यमदूत जिसको कहा जाता है, हाईवा, ट्रैक्टर, उसकी वजह से हो रही है। और ये जब इसके तथ्यों के पीछे भी हम जाते हैं तो फिर पता चलता है कि जितने भी ओवर स्पीडिंग हाईवा हैं वो 80% जो है इस घटना का मुख्य कारण, 80% अवैध रूप से चलने वाले हाईवा ये पूरे मृत्यु के कारण है। और इसको रोकने के लिए सरकार विवश दिख रही है। इसलिए विवश दिख रही है क्योंकि जो हवा का परिचालन हो रहा है, ट्रैक्टर का परिचालन हो रहा है, अवैध तरीके से जो बालू उठाव हो रहा है, गिट्टी उठाव हो रहा है, वो एक सिंडिकेट के माध्यम से चलता है। और जब सिंडिकेट के माध्यम से चलता है तो इस पर सरकार एक्शन नहीं ले पाती है, जिसका ये परिणाम दिख रहा है कि आज झारखंड में प्रतिदिन 12 से 14 लोग हाईवा ट्रैक्टर से मर रहे हैं। इस पर सरकार क्या कर रही है, इस पर भी हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है। और इस प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएं जो झारखंड में घट रही है ये काफ़ी अपने में चिंताजनक है। हर दिन 12 से 14 लोग मर रहे हैं। अभी गोड्डा में जहाँ से ये घटना का जो सूत्रधार है, जो क्षेत्र, वहाँ पे 5 लोगों की मृत्यु हो गई अवैध हाईवा से, अवैध ट्रैक्टर से। वहीं बालूमाथ उससे पहले 6 लोगों की मौत हुई थी अवैध कोयला के खनन से। तो लगातार जहाँ पर भी आपराधिक घटनाएं घट रही है, जहाँ पर भी मौतें हो रही है सड़क दुर्घटनाओं को लेकर, उसका कहीं ना कहीं रूट कॉज में आप जाएंगे तो कारण सिर्फ अवैध माइनिंग ही होता है। और अवैध माइनिंग में मिनरल, माइनर और मेजर मिनरल आता है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे कि हेमंत सोरेन ने खुद, मुझे लगता है कि सदन के अंदर ये कहा था कि हम हर एक नॉन टैक्स पेयर, गैर आयकर दाताओं को और गरीबों को घर बनाने के लिए मुफ्त में बालू देंगे। अभी मैं आपके माध्यम से सरकार से बस इतना ही पूछना चाहता हूं, जो आपने विधानसभा के अंदर ये घोषणा की कि हम लोग नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू देंगे, क्या आज यहाँ की जनता जो अंबेडकर आवास बना रही है, जो प्रधानमंत्री आवास बना रही है, जो अबुआ आवास बना रही है, उनको फ्री में आप बालू देने का काम कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो मजबूरी कहाँ है? मैं इसके साथ साथ हेमंत सरकार से और पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि 2000 CFT अधिकतम बालू यहाँ के गरीब लोगों को मिलेगा। मैं तमाम प्रखंड, जितने भी झारखंड के प्रखंड हैं, वहाँ पर बस एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ये बता दे कि 2000 CFT हम लोगों को मुफ्त बालू मिला, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फिर कोई मतलब नहीं रहता। मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी एक व्यक्ति पूरे झारखंड में ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि झारखंड सरकार की ये 2 घोषणाओं में जो है हेमंत सोरेन ने अमली जामा पहनाया। इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच करना है, तो आप ये पता लगाएं कि आखिर महालक्ष्मी कोई शेल कंपनी है या ओरिजिनल में कहीं कंपनी है जिसका ओनर कौन है। यदि शेल कंपनी है तो ED CBI का मामला बनता है। यदि ओनर है इसका है तो ये कौन ऐसा ओनर है जो धड़ल्ले से महालक्ष्मी हाईवा को चला रहा है और महालक्ष्मी हाईवा का लगातार कनेक्शन जो है बालू माफियाओं के साथ जोड़ रहा है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं जो वीडियो में था। 150 जिस हाईवा की चर्चा हुई है, मैं तो कहूँगा कि ये संख्या भी बहुत ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है। सिर्फ एक घाट की, अन्य घाटों में भी जो चलती है हाईवा
उसका भी जांच जिला प्रशासन को, सरकार को करना चाहिए। इसीलिए आपके माध्यम, आपके सुविधा के लिए इस वीडियो को मैंने चलाया, बताया कि किस प्रकार से सिंडिकेट चल रहा है। मैं संजय यादव जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि वो जांच के लिए तैयार हैं, और मैं आग्रह करूंगा संजय यादव जी से भी कि आने वाले समय में जब जांच हो तो महालक्ष्मी का मालिक कौन है, ओनर कौन है और किसको ये अवैध उगाही का पैसा जाता है, ये भी जांच के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए इन बिंदुओं पे भी जिला प्रशासन को बोले, तभी मुझे लगता है कि पूरा जो विवाद है उसका पटाक्षेप हो पाएगा, अन्यथा यह मामला इस प्रकार से ही चलता रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ पे लगातार नज़र बनाए हुई है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं, राजद के मंत्री हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये इससे जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको क्या भलाई का काम हो रहा है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जनता की आवाज़ बनकर रहेगी। और मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी कहा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात की सहमति दी है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, यदि ये इलीगल तरीके से जो बालू की ढुलाई हो रही है वो बंद नहीं हुई, चाहे गोड्डा हो, चाहे गढ़वा हो, चाहे पलामू हो, चाहे कोई भी जिला हो, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घाट पर जाकर घाट के अवैध उगाही को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए आंदोलन करेंगे। और ये बहुत ही जल्द, अगर सरकार नहीं जागी तो इस चीज़ को हम लोग धरातल पे उतारेंगे, और इसको लेकर भी सरकार, पार्टी की तरफ से योजना बन रही है। और आने वाले समय में ये जो आंदोलनों को धारदार दिखेगा, और भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन के बाद सरकार की जो दोहरी नीति है उसको भी हम लोग जो है ध्वस्त करने का काम करेंगे। आप सभी प्रेस मीडिया के लोगों ने जो अपना समय दिया, बहुत बहुत का कि वो ये सोच रहे हैं कि रुकना चाहिए, लेकिन 6 महीने के अंदर के घटनाक्रम में राजद को अचानक से मिर्ची लग जाता है। अब कारण क्या है मिर्ची लगने का, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उनको नहीं लगना चाहिए मिर्ची। अगर कोई जेन्युइन सवाल उठाया जा रहा है तो उस जेन्युइन सवाल में अगर जांच हो जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन राजद के कोटे से मंत्री संजय यादव जी बार बार ये कह रहे हैं कि सनातन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, सनातन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। टारगेट कोई भी हो, मुद्दा ये है कि वहाँ इलीगल माइनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको रोकने में आप वहाँ के मंत्री हैं, आप वहाँ के विधायक हैं, आप वहाँ के सिटिंग विधायक हैं, आप सक्षम क्यों नहीं हैं। आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसके आधार पर आप ये बार बार कह रहे हैं कि 6 महीने से हमने फ़ोन लगाया, हमने CS से बात की, हमने DIG से बात की, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। यदि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, यदि प्रशासन आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, यदि आपके अकॉर्डिंग वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको मंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। आपको नैतिकता के आधार पर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कि हेमंत सोरेन की सरकार ने यहाँ तक कहा कि यदि जिले में अवैध खनन होता है तो सीधा सीधा इसका जवाबदेही SP और उपायुक्त के ऊपर पड़ेगा। आज आप बताइए कि किस SP और उपायुक्त को इसका जवाबदेह हेमंत सोरेन की सरकार बनाई है, या किसी पे एक्शन हुआ है अवैध खनन को लेकर। यदि अवैध खनन हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, यदि अवैध खनन नहीं हो रहा है तो फिर राम राज्य झारखंड में है, फिर PC का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा था कि हम लोग अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन करेंगे पूरे जिलों में। अब आप बताइए कि बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने कोई एक टास्क फोर्स हो जो मुस्तैदी के साथ बालू घाट गया हो और बालू घाट पर जाकर वहां पर एक्शन लिया हो, तो मुझे लगेगा कि हेमंत सोरेन ने 1% 2% अपना काम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक भी इंस्टेंसेस आपको नहीं पूरे झारखंड में दिखेगा जो टास्क फोर्स के माध्यम से छापेमारी हो रही है और अवैध बालू के उठाव को रोकने के लिए सरकार कोई कारगर कदम उठा रही है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अवैध बालू को रोकने के लिए आज CO हो या आपके DTO हो डरते हैं कि वो घाट पे ना जाए। घाट पे यदि वो जाएंगे तो उनको अपने जान का खतरा होता है। और कई एक ऐसे जगहों पर देखा जाता है कि DMO को एक होम गार्ड तक मुहैया यह सरकार नहीं करा रही है कि आप अवैध खनन को रोकने के लिए कार्य करें। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि अगर DMO के पास फोर्स नहीं रहेगा, CO को अगर टास्क फोर्स नहीं मिलेगा जिला से, तो वो अवैध खनन पर रोकथाम लगा सके। इसलिए जितनी भी घोषणाएं हेमंत सोरेन की सरकार ने और हेमंत सोरेन ने विधानसभा के अंदर की थी, आज वो सारी की सारी घोषणाएं मुझे लगता है खोखली साबित हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी ही सरकार के लोगों ने उनकी कलई खोली, तो आप मुझे और आपको समझने के लिए कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा सबूत की आवश्यकता नहीं है।
दिनों में के राजू जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं वो आते हैं और वो स्टेटमेंट देते हैं, और स्टेटमेंट में जो पॉइंट्स वो रेस करते हैं वो अपने में बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। झारखंड की सरकार को आईना दिखाने का काम के राजू कर रहे हैं। क्या बोलते हैं के राजू? ये कहते हैं कि माइनिंग माफियाओं का प्रभाव डीसी और एसपी पे लगातार दिख रहा है और माइनिंग माफियाओं के प्रेशर में डीसी एसपी कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ के राजू जो झारखंड के ही कांग्रेस के घटक दल के प्रभारी हैं, वो ये कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण और भूमाफियाओं का जो वर्चस्व है वो झारखंड में लगातार बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की विधि व्यवस्था खराब हो गई है। जर्जर स्कूलों के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है और इन सारी चीज़ों पे कांग्रेस कहीं ना कहीं पैनी निगाह बनाए हुई है और सरकार पर प्रेशर डालेगी। अब आप बताइए कि जिस सरकार कांग्रेस और राजद और जेएमएम के सहयोग से चल रही है, उसके प्रभारी आते हैं, प्रभारी आके इतना एलिगेशंस लगाते हैं और जेएमएम की तरफ से एक भी बयान इसके अगेंस्ट में नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि दाल में कुछ काला है। जेएमएम की जहाँ तक बात आती है, जेएमएम इससे पहले ये कहते हैं कि कांग्रेस दुमुहा विषैला सांप है और वो कब किसको काटेगा ये पता नहीं है। तो इस तरह की जब प्रतिद्वंदता चल रही है, इस बीच में यहाँ की आम जनता ठगा सा महसूस कर रही है। सरकार भी उनकी है, प्रशासन भी उनका है, मंत्री भी उनके हैं, विधायक भी उनका है, लेकिन बावजूद आज जो गरीब जनता को बालू मुफ्त में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों घटक दल जो हैं महागठबंधन के, उनकी आक्रामकता के कारण। इतना जो बातें आज सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में आ रही है, तो अब तो कांग्रेस को भी ये स्पष्ट बताना चाहिए कि आखिर कौन ऐसे माफिया हैं जो झारखंड में आज की डेट में कार्यरत हैं और उन माफियाओं की बदौलत आज की डेट में एसपी और डीसी पे प्रेशर बनाया जा रहा है। ये अब सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए आखिर किसके प्रेशर में ये सरकार काम कर रही है। और सरकार स्वतंत्र रूप से अवैध माइनिंग को और खासकर बालू को, जिसको आप लोग गोल्डन भूरा सोना भी कहते हैं, वो आखिर किसके प्रेशर में लगातार उगाही का बदस्तूर जो आलम वो जारी है। दरअसल सारा मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि असम चुनाव को लेकर फोकस में है और असम चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस और जेएमएम अपने आप में खींचातानी मचाई हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी इलीगल माइनिंग था जो झारखंड से होना था, जितना भी इलीगल पैसा था जो झारखंड से जाना था, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इस तरह का बयानबाजी हो रहा है और प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। कहीं ना कहीं इन सारे घटनाक्रम को आप देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जेएमएम का बयान आना दुमुहा विषैला सांप, फिर कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी का बयान आना कि सारे बालू माफिया। प्रेस ब्रीफिंग जो हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये विगत दिनों से चल रहे जेएमएम और राजद के कॉन्फ्लिक्ट और बयानबाजी को लेकर है। और एक छोटे से सेंटेंस में यदि इस प्रेस ब्रीफिंग का शीर्षक रखा जाए तो यही होगा कि बालू से तेल कैसे निकाला जाता है। ये राजद और कांग्रेस से सीखना चाहिए। मैं इससे पहले अपने प्रेस मीडिया को बंधुओं को संबोधित करूं, मैं इस प्रेस ब्रीफिंग के 3 पहलुओं के बारे में टच करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हेमंत सोरेन की अवैध खनन, चाहे बालू हो या गिट्टी है, उसको रोकने के लिए विधानसभा के अंदर और पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या बयानबाजी हेमंत सोरेन जो हमारे मुखिया हैं इस राज्य के, उन्होंने क्या किया था, उस पर हम लोग चर्चा करें। उसके बाद राजनीतिक कांग्रेस राजद कांग्रेस और झामुमो के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और संथाल में जो ये विवाद उत्पन्न हुआ है राजद और कांग्रेस का, उसको रोकथाम के लिए क्या मेजर्स सरकार को करना चाहिए, उठाना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब आगाज़ हुआ था और बिहार चुनाव में जिस प्रकार से जेएमएम को दरकिनार किया गया था, बेइज्जती की गई थी, जो अपने आप को खतियानी पार्टी बताते हैं, और लालटन राजद के द्वारा जो उनके साथ सौतेला व्यवहार बिहार में किया गया था, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ जेएमएम आज की डेट में उसमें मंथन कर रहा है और इस तरह का घटनाक्रम आपको देखने को मिल रहा है। ये सारे पॉलिटिकल घटनाक्रम के बीच में विगत एक हफ्तों में कई तरह के बयानबाजी हुए हैं राजद और कांग्रेस के नेताओं को लेकर।
प्रदीप यादव जी का लेटर आता है। प्रदीप यादव जी बोलते हैं कि विगत 6 महीनों में, आप मार्क कीजिएगा मेरा वर्ड, वो यूज़ कर रहे हैं, विगत 6 महीनों में जो अवैध बालू का उठाव हो रहा है, उस अवैध बालू के उठाव को रोकने के लिए सरकार को और डीसी को मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए। डीसी को स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि ये बात जो हेमंत सोरेन जी की सरकार में हेमंत सोरेन जी विधानसभा के अंदर बोलते हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स रहना चाहिए, डीसी को कार्रवाई करना चाहिए, एसपी को जवाबदेही देना चाहिए, वही चीज़ को रिपीट करने का काम प्रदीप यादव जी अपने लेटर पे कर रहे हैं।